हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। दोस्तों, एक पीएचडी से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एडमिशन किस प्रकार से होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल यूनिवर्सिटी की बात की जाए ना, कि इंडिया के अंदर टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, तो वो टोटल 54 हैं और 41 यानी कि 41 यूनिवर्सिटीज़ ने, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इन्होंने 22 नवंबर 2021 को एक मीटिंग की दिल्ली के अंदर। और इस मीटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। वो फैसला पता क्या था कि पीएचडी का एडमिशन अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से होगा। अभी तक आपको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एडमिशन किस प्रकार से होता है। यहाँ पे दो प्रोसेस हैं। हर एक यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, वो आपसे रिटन में एंट्रेंस टेस्ट लेती है। उसके बाद में आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, रिसर्च प्रपोजल जमा करवाया जाता है और फिर आपका एक कोर्स वर्क होता है 6 महीने का और उसके बाद में आप रजिस्टर्ड होते हैं पीएचडी के लिए। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फिलहाल का प्रोसेस। परंतु जो 22 नवंबर 2021 को जो मीटिंग हुई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की दिल्ली के अंदर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव इसके अंदर आने वाला है। और उसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ ने डिसीजन लिया कि अब हम एडमिशन वो यूजीसी नेट के थ्रू लेंगे, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं वो एडमिशन अपना यूजीसी नेट के थ्रू लेगी। अब आपको पता है कि जब यूजीसी नेट का टेस्ट आप क्लियर करते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है, एक मार्कशीट मिलती है, उसके अंदर आपका स्कोर होता है और स्कोर के आधार पे ही आपकी मेरिट ऊपर से नीचे तक ये बन सकती है। और इसी प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अब हम एडमिशन इसी प्रकार से लेंगे। परंतु पहले जो होता था वो क्या होता था, यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तो मोटे तौर पे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको फ्री कर देती थी एंट्रेंस से, जो इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। यदि आपने नेट क्वालिफाई है तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो आपको छोड़ देती थी, परंतु सभी नहीं, यानी कि सभी नहीं। जैसे आप जेएनयू की बात करें, उत्तराखंड के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसकी बात करें, तो यदि वहाँ पे आप पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो चाहे आपका नेट क्वालिफाई हो, फिर भी आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और वो सारे प्रोसेस आपकी होंगी। परंतु अब जैसे इस प्रकार का डिसीजन लिया है, तो क्या दोस्तों, जैसे हम बात करें जेएनयू यूनिवर्सिटी की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, या फिर टॉप रैंक की कोई भी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लें, या फिर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या सिर्फ नेट के आधार पे होगा? क्योंकि आप इस बात को भी समझिए कि सारी की सारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो यहाँ पे थे नहीं। 41 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके वाइस चांसलर थे और उसके बाद में भी 13 यूनिवर्सिटी ऐसी बच जाती हैं जिनके वाइस चांसलर नहीं थे। परंतु जो कॉमन एजेंडा आया है उसके आधार पे अभी यही डिसीजन लगता है कि सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस पे एग्री हो जाएंगी कि हम यूजीसी नेट के थ्रू ही पीएचडी का एडमिशन लेंगे। तो आने वाले टाइम में पीएचडी का एडमिशन आपका किस प्रकार से होगा। देखिए, पहली बात है कि जेआरएफ आपने कर रखा है कि नहीं। यदि आपने जेआरएफ कर रखा है तो टॉप प्रायोरिटी पे होंगे, यानी कि मेरिटोरियस कैंडिडेट वही होंगे और सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन उन्हीं बच्चों का होगा, उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो जेआरएफ क्वालिफाई होंगे। उसके बाद आती है नेट की बारी। नेट की बारी के आधार पे आपका एक रैंक लिया जाएगा और रैंक यानी कि जिसका हाई रैंक है उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और लोअर रैंक इसी प्रकार से मेरिट के हिसाब से बात बनेगी। अब दोस्तों, यदि इस प्रकार से होता है तो हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सारी की सारी यूनिवर्सिटी इस पे एग्री हो जाएंगी और दूसरी बात ये आती है कि ऐसा होने के बाद भी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू ले सकती है और इंटरव्यू अपनी एक यूनिवर्सिटी एक अपना रिसर्च का लेवल बनाए रखने के लिए, गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ इंटरव्यू के मार्क्स फिक्स रख सकती है। जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, आपका टॉप मेरिट का कैंडिडेट एडमिशन लेने के लिए आया, उसके बाद में कुछ परसेंटेज जैसे 10% या 12%, 15%, 20% का इंटरव्यू लेने के बाद यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकती है कि ये कैंडिडेट यहाँ पे हमारे यहाँ रिसर्च करेगा या नहीं करेगा। तो उसी आधार पर रैंक थोड़ा बहुत बदलाव आने की भी संभावना है। अब बात करते हैं उसकी दोस्तों प्रोज और कॉन की, कि यदि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसा कर देती हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा।
तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट्स को क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें हम बात करते हैं कि फ़ीस के मामले में। देखिए, अब मान के चलिए आपको एडमिशन लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी का, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मान के चलिए आपने डिमार्केट कर दी कि मैं इन 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी का एडमिशन लेना चाहूँगा, यदि ये यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन कन्फर्म कर देती हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म लेने होंगे, वहाँ पे उनकी एक एंट्रेंस की फ़ीस होगी या फिर उनकी एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो फ़ीस आपको देनी होगी। और 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यदि आप अप्लाई करोगे तो निश्चित तौर से उनकी अलग अलग फ़ीस मिला के आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो निश्चित तौर से आपके ऊपर एक बर्डन होता है, और ये बर्डन आपका सीधे तौर पे कम हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, एक फ़ायदा और होगा यूनिक सिलेबस का। देखिए, जब आप कहीं भी रिटन टेस्ट में बैठते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के रिटन टेस्ट में जाते हैं, तो आपको एक समस्या आती है कि हो सकता है उनका रिटन टेस्ट यानी कि रिटन का जो सिलेबस है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो। किसी के अंदर कोई यूनिट अलग से जोड़ दी जाती होगी, किसी में कोई यूनिट कम कर दी जाती होगी। तो इस हिसाब से यदि आप देखेंगे ना, तो 10 यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 तरीके से आपको उसका सिलेबस देखना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आपके पास एक ही यूनिक सिलेबस हो, जैसे यूजीसी नेट का है, तो सिर्फ सारा फोकस आपको यूजीसी नेट या जेआरएफ पे ही रखना है, तो उसके बाद में वो सारी बोधरेशन हट जाती है अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस के। अब तीसरी बात पे आते हैं दोस्तों, जो हमारे लिए फायदा है, और वो है आपकी पार्शलिटी का। देखिए, कई बार ना अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ी सी पार्शलिटी की संभावना बनी रहती है। भाई भतीजावाद, डेपोटिज्म, जिसको नेपोटिज्म, इनकी बात करें ना तो संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि रिटन टेस्ट हुआ नहीं हुआ, रिटन टेस्ट में मार्क्स आए, फिर इंटरव्यू आए, एक पूरा लंबा प्रोसेस, फिर कोर्स वर्क है, फिर गाइड ढूंढना है, ये सारी चीज़ें। यदि आपकी एक नेट की मेरिट है, यूजीसी नेट की मेरिट है, तो निश्चित तौर से आपको ये दिखाई देगा कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हम कहाँ पे खड़े हैं और इंटरव्यू में मेरी पार्शलिटी कितनी की गई है। तो आपकी कम से कम ट्रांसपेरेंसी आपके सामने रहेगी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपके सामने रहेगा, और आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, और किसका एडमिशन हुआ और उसका एडमिशन हुआ तो उसकी वजह क्या थी। कहीं नेपोटिज्म इस प्रकार की चीज़ें तो नहीं थी, भाई भतीजावाद वगैरह तो नहीं चला है, तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसपेरेंसी आपकी बढ़ेगी, पार्शलिटी कम होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इस पे चलते हैं दोस्तों, और ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि हमारी बोधरेशन बचेगी, हमारा टाइम बचेगा। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर आप उनको ट्रैक करना, उनको ढूंढना, कब एडमिशन वहाँ पे निकल रहे हैं, वहाँ पे फिर उसकी एप्लीकेशन लाना, उसको अपलोड करना, भरना, फीस की कंफर्म करना, उनका ध्यान रखना, कब एंट्रेंस टेस्ट है, फिर वहाँ पे विजिट करना, कई सारी आपकी विजिट हो जाएंगी, और वो सारी आपका टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम हो जाता है, और आपका निश्चित तौर से आपका फोकस भी डाइवर्ट होता है। कई सारे काम आपको अलग अलग ढंग के करने होते हैं, जिसके अंदर आप क्या है कि डाइवर्ट हो जाते हैं और आपको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यदि आप टाइम आपका बचेगा तो निश्चित तौर से आप रिसर्च प्रपोजल पे फोकस कर सकते हैं, अपने रिसर्च पेपर पे फोकस आप कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नेट की वरीयता के आधार पे, नेट की मेरिट के आधार पे आपका एडमिशन कंफर्म होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो निश्चित तौर से आपका टाइम बचता है, टाइम बचेगा तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो वैल्यू है, सबसे बड़ी जो काम हमारी चीज़ आती है वो टाइम होता है। और यदि हम टाइम को सेव करते हैं और टाइम का सही ढंग से यूटिलाइज करते हैं तो निश्चित तौर से हम भविष्य के अंदर, जीवन के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताना किस प्रकार के वीडियो आप ज़्यादा चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कोई आपका क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे पूछना, जल्दी जवाब वहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।